सुप्रभात यूपी में हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। सीएम सुबह 9:35 पर मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वहां जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद सीएम योगी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कल से पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। कल सहारनपुर में उन्होंने वक्त बिताया और तक निरीक्षण के लिए हॉस्पिटल में अचानक से पहुंच गए। उसके बाद में मंडलीय स्तर की बैठक हुई वहां पर तमाम अधिकारियों और विधायकों की मौजूदगी में। और आज कल रात्रि विश्राम भी उन्होंने वहीं पर किया। उसके बाद आज मुरादाबाद पहुंचेंगे, वहां पर सर्किट हाउस में बैठक करेंगे और 9:45 से 10:15 के बीच में जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता इस वक्त फरीद फोन लाइन पर जुड़ गए। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद में? जी आशीष, जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री 9:35 पे आ रहे हैं, उसके बाद जो बात है मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देर रात जिला अस्पताल में नई सड़कें डाली गई हैं, सफाई की गई है। शहर की सड़कों पर खासतौर से जो साफ सफाई की जा रही है, पेंट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल जाना कहीं और था सहारनपुर में होने, लेकिन वो अस्पताल में स्थलीय निरीक्षण करने पहुंच गए थे। उसके बाद मुरादाबाद का जिला प्रशासन सभी संभावित जगह जहां जहां मुख्यमंत्री जा सकते हैं वहां पूरी तैयारी कर रहा है। और लोगों को डर है कि शायद मुख्यमंत्री समीक्षा के दौरान मुरादाबाद में कोई एक्शन न ले लें। जी आशीष, क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ किसी हॉस्पिटल का या फिर किसी ऐसी जगह का औचक निरीक्षण कर सकते हैं? क्या इसको लेकर भी वहां के अधिकारी या प्रशासनिक अमला वहां का तैयार है? आशीष, मुख्यमंत्री का कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कल जैसे सहारनपुर में उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा गौशाला देखने और पहुंच गए हॉस्पिटल, इसी तरह मुरादाबाद में आज अगर जैसे जिला प्रशासन ने अस्पताल में सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री अचानक कहाँ चले जाएं। उनके जो अपनी एक टीम है उसने कोई इशारे दिए होंगे 4-5 स्थानों के जहाँ जा सकते हैं। सभी जगह पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरीद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद में समीक्षा बैठक करेंगे और मंडल स्तरीय समीक्षा बैठकों का दौर पिछले 21 जून से लगातार जारी है। पूर्वी यूपी के बाद पश्चिमी यूपी का रुख किया है योगी आदित्यनाथ ने। सहारनपुर के बाद आज मुरादाबाद में समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। मोदी सरकार 2 में पहली बार आज प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी जापान के ओसाका शहर से स्वदेश लौट आए हैं। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद दूसरी पारी में पीएम मोदी पहली बार देश की जनता से रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 54वें संस्करण का प्रसारण होगा। बता दें कि अब तक मन की बात कार्यक्रम के 53 संस्करण प्रसारित हो चुके हैं। 24 फरवरी 2019 को पीएम ने 53वीं बार मन की बात की थी। 24 फरवरी को ही आचार संहिता लगने के कारण मार्च अप्रैल में मन की बात नहीं करने का पीएम ने ऐलान किया था। 3 अक्टूबर 2014 को देश की जनता से पहली बार पीएम मोदी ने मन की बात की थी। 3 अक्टूबर 2014 के बाद से हर महीने के अंतिम रविवार को पीएम मोदी जनता से मन की बात करते हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को अपने विचारों से अवगत कराते हैं, साथ ही उनके सुझावों पर भी संवाद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं तो टीवी चैनल वालों को। मुरादाबाद में आज सीएम योगी मौजूद रहेंगे। सीएम के आगमन को लेकर शहर में साफ सफाई का काम तेजी से हो रहा है। इस क्रम में मुरादाबाद जिला अस्पताल में भी कहीं मुख्यमंत्री अचानक औचक निरीक्षण के लिए ना पहुंच जाएं, इसके मद्देनजर अस्पताल को चमकाने का काम जारी है। हैंडपंप और पेंट किया जा रहा है। जहां गंदगी है वहां साफ सफाई की जा रही है। सीएम का दौरा, अस्पताल में सफाई, जहां कल तक गंदगी थी वहां आज सफाई हो रही है। सब कुछ चमकाया जा रहा है। आपके भी घर में जब मेहमान आते हैं तो घर की आप थोड़ा सा और अच्छे से सफाई करते हो। इसलिए काम करते हैं।
थोड़ा मानते हैं कि आज सीएम आने का इसलिए काम चल रहा थोड़ा। हमेशा ही जब भी कोई होता है आने वाला तो अपने घर की आप देखभाल ज्यादा करते हैं। काम उधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को राजधानी एक्सप्रेस से झांसी पहुंचे। आरएसएस प्रमुख के आगमन को लेकर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। रेलवे स्टेशन से संघ प्रमुख एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पहुंचे, जहां मोहन भागवत रात्रि विश्राम करेंगे। संघ प्रमुख भारतीय योजक वर्ग के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के 200 योजक हिस्सा प्रदेश सरकार हर गरीब और पीड़ित के साथ खड़ी है। यह बात आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पिछले माह लस्सी के रुपए नहीं देने पर हुए विवाद में जान गंवाने वाले व्यापारी भारत यादव के परिवार को आर्थिक मदद का चेक देते हुए पैसे मांग रहे थे जो उन्होंने लस्सी दी थी, और उसके बाद फिर 8 दिन के बाद वो हमारे बीच नहीं रहे और दुखद घटना थी। उसमें अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है और भारत यादव का जो परिवार है वो हमारा अपना परिवार है और उनकी बिटिया है 4 साल की, वो ठीक से अच्छे से पढ़ाई करे इसकी चिंता भी हम लोग करेंगे। सरकार की तरफ से भी 2 लाख रुपए का चेक उनको दिया गया है, एक आर्थिक मदद है। अब बात इस वक्त की एक बड़ी खबर की। सहारनपुर के मिशनरीज ऑफ चैरिटी की बिल्डिंग में आग लग गई है। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिल्डिंग में मानसिक रूप से कमजोर 41 लोग रह रहे थे। सभी बच्चे फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। शामली में 2 पक्षों में मामूली लड़ाई हुई। उसके बाद की तस्वीर ऐसी बनी कि अब पलायन तक बात आ गई। जी हां, हालात ऐसे बन गए हैं कि अब हर दरवाजे पर पलायन लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनका पक्ष ले रही है, बस हमारा कसूर तो है, हम मुसलमान हैं। इस कहानी में डर और दर्द दोनों हैं। इसी डर और दर्द से बचने के लिए हर घर के दरवाजे में पलायन का दर्द उकेरा गया, ताकि हर कोई इस दर्द को महसूस कर सके। जब इस दर्द की हकीकत की तहकीकात की तो हर जुबान से एक ही दर्द बाहर निकला कि इस शहर और घर को तौबा कहना है। भाई ये उसके 2 भाई पकड़े हुए हैं। एक भाई का नाम था, दूसरे भाई को उन्होंने बिना बात ठा रखा है और उनका एक छोटा भाई चला गया है। मांग तो हमारी कुछ भी नहीं, मांग तो सिर्फ ये है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमारी कोई मांग नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होता है, यूँ नहीं कि एक तरफा ही कार्रवाई हो। दरअसल ये दर्द शामली के मोहल्ला ठठेरान का है, जहां के लोगों ने पलायन की तस्वीर को अपनी ही दीवारों पर इसलिए उकेर दिया कि जो सुन नहीं सकते वो देख सकते हैं, जो देख नहीं सकते वो दूसरों से सुन सकते हैं। इसी संदेश को देने के लिए दर्द दिल की कहानी दीवारों पर उतार दी। वो किवाड़ तोड़ के डाल दिए गेट। हाँ, पुलिस वालों ने ऊपर चढ़ गए, सीढ़ियाँ लगा लगा के ऊपर चढ़ गए। जिनकी शादी थी वे भी रुक गए। जा सी जवान लड़के बैठी डायरेक्ट अंदर बढ़ गए। इन्होंने बहुत जास्ती कर रखी मुसलमानों के साथ में। इन आरोपों के बाद भी पुलिस का कहना है कि कोई शिकायत है तो सामने आकर बात रख सकते हैं। समस्या पर बात होगी, लेकिन गुनहगारों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। लोगों को भी मैंने बताया है कि जिसको समस्या है, जिसको कोई बात है, क्या डर है, वो हमारे सामने आके अपनी बात कहें, उनकी मदद होगी। इस तरह से अनर्गल चीज़ों को अगर हवा देंगे तो उनका नुकसान ही है, और अगर गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण नहीं हो पाएगा उनका, तो आगे वारंट लेके उनके घरों की कुर्की भी की जाएगी। पुलिस भले ही निष्पक्षता की बात कर रही हो, लेकिन टूट चुके भरोसे पर विश्वास कैसे कोई कर सकता है। पुलिस कहती है कि हम निष्पक्ष हैं। अगर निष्पक्ष हैं तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। शाहनवाज राणा, न्यूज 18, शामली। उधर मेरठ में भी पलायन का मुद्दा गरमाने लगा है, लेकिन प्रशासन पलायन की बात से इनकार कर रहा है। घरों पर लटके ताले, लोगों की आंखों में दिखता डर। मेरठ के प्रहलाद नगर इलाके की ये तस्वीरें कैराना की याद दिलाती हैं। हाल के दिनों में मेरठ पलायन को लेकर चर्चा में है। पलायन क्यों हो रहा, इसे जानने के लिए न्यूज 18 की टीम मेरठ के प्रहलाद नगर पहुंची और लोगों से बातचीत कर सच जानने की कोशिश की। क्यों मकान बेच रहे देखो भाई साहब, बच्चे निकलते हैं, लड़कियां निकलती हैं, तो लड़के क्या है स्कूटरों पे आते हैं, भागे भागे आते हैं, छेड़खानी करके भाग जाते हैं। हमने खुद देखा है। और कल जैसे हम भी निकल रहे हैं तो हमारे आगे भी ऐसे खड़े हो गए। जो अलग समुदाय है
वो यहाँ पर आके स्टंटबाजी करता है और यहाँ पर जो जवान लड़के उनके कमेंट्स कसता है। इसकी वजह से उनके परिवार बहुत दुखी हैं। तो हर परिवार अपने को सुरक्षित चाहता है, यहाँ पर अपने को असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए यहाँ से मकान बेचकर जा रहा है। छेड़खानी, स्टंटबाजी सहित दूसरी चीजों से यहाँ के लोग परेशान हैं। मामला गरमाने के बाद विश्व हिंदू महासंघ के लोग भी पहुँचे। इनका क्या कहना है ये भी सुनिए। अगर स्वेच्छा से पलायन स्वेच्छा से अगर होना होता तो आज से पहले हो जाता। अब उन्हें कोई मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है, उनके घर के आसपास इतनी गंदगी कर दी गई कि वो रहने में दूभर हो रहे हैं। माहौल आसपास एक घर लेके ऐसा बना दिया जाता है कि बराबर वाला या उसके बराबर वाला घर वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता। न्यूज 18 ने इसके बाद प्रशासन से बातचीत की। प्रशासन पलायन के मुद्दे से इनकार कर रहा। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि लोग अपनी मर्जी से जा रहे। हम और हमारे सीओ सामने घर घर जाकर के लोगों से मिले, बात की कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको कोई भी परेशान कर रहा हो, व्यक्ति विशेष या कोई भी किसी तरीके। उन्होंने इस संभावना से हर इनकार किया है। प्रशासन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा, लेकिन लोगों की बातें और प्रहलाद नगर में मकानों के बाहर लगी तस्वीरें ये कह रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं। जरूरत है एक सही जांच की, जिससे सच सामने आ सके। न्यूज 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की। उधर उन्नाव रायबरेली मार्ग पर हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इस हादसे में 9 विवाहिता और उसके पिता समेत 5 की मौत हुई है, जबकि एक बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग विवाहिता की चौथी विदा करके लौट रहे थे, तभी बिहार थाना क्षेत्र में कार पलट गई और यह हादसा हो गया। बुलंदशहर के डिवाई में मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। इनामी बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश को बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में एक 8 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बच्चे का अपहरण 2 दिन पहले हुआ था। घटना के बाद से पूरे इलाके में के लोगों में गुस्सा है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। अगली खबर बलिया से है। यहां के सहतवार थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसमें 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लक्ष्मण वर्मा के पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया। मेड़ बांधने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें श्याम नारायण वर्मा के सिर में चोट आ गई और श्याम नारायण वर्मा को अस्पताल लाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल की जा रही है। उधर गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लोनी थाना क्षेत्र में अज्ञात युवकों ने गाड़ी सवार 2 युवकों को गोली मार दी और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। और ऐसा लग रहा है कि गोली अंदर से चलाई गई है, क्योंकि किसी भी शीशे में गोली नहीं लगी है। केवल जो सामने वाले शीशे में गोली लगी है वो अंदर से बाहर की तरफ गई हुई है। एक युवक की पहचान हुई है, इसका नाम दानिश है और ये मेरठ का रहने वाला है, जो कि इसके आधार कार्ड से स्पष्ट हो रहा है। उधर उन्नाव के बांगरमऊ में घर से पिकनिक मनाने निकले 8 दोस्तों को नहर के तेज बहाव में मस्ती करना भारी पड़ गया। गहराई में जाने से सभी 8 दोस्त डूबने लगे। किसी तरह से 6 दोस्तों को बाहर निकालने के दौरान 2 डूब गए। बाद में गोताखोरों ने एक युवक का शव बरामद कर लिया है। वहीं दूसरे की तलाश जारी है। सभी लोग गोशा कुतुब गांव के शहर शारदा नहर में नहाने गए। 6 बच्चों को निकाल दिया गया था और 2 बच्चे उसमें डूब गए थे, बह गए थे। उन दोनों में से एक के 100 अभी पुलिस ने निकाल दिया है। दूसरे तलाश जारी की जा रही है। उनको भी जल्दी रेस्क्यू करके निकाल दिया जाएगा। बहराइच के मोतीपुर थाना के बलाई गांव में आबकारी विभाग ने छापेमारी की। यहां आबकारी विभाग ने 35 घरों में तलाशी ली। कई घरों में अवैध देशी शराब की धधकती भट्टियां बरामद हुई। छापेमारी से नाराज लोगों ने टीम पर पथराव भी कर दिया, जिससे कई सिपाहियों को चोटें आई हैं। वहीं 15 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हमारे कांस्टेबल्स और दरोगा जी को चोट भी लगी है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और उसके बाद पुनः हमने फोर्स एक्स्ट्रा अतिरिक्त फोर्स लेकर के फिर दोबारा वहां कार्रवाई की, जिससे वहां पे सब लोग भाग गए। वहां कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। वहां से अभी तक लगभग 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें पूछताछ की जा रही है। तो अगली खबर उन शोहदों के लिए है जो अक्सर लड़कियों का पीछा करते हैं, कमेंट करते हैं और परेशान करते हैं। ऐसी हरकत करने वाले अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अब उनके लिए फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार किया जा चुका है।
पहली बार रेड कार्ड जारी होगा और फिर पकड़े गए तो सीधे सलाखों के पीछे चले जाएंगे। और अगर जेल नहीं जाना चाहते तो संभल जाइए, क्योंकि नोएडा शहर में वार्निंग जारी कर दी गई है। पे बेवजह वो सिर्फ कमेंट करने के लिए या घूरने के लिए, जिससे हमारी बहन बेटियां असहज महसूस करती हैं, वो वहां बैठते हैं। इस तरह के मंचलों के लिए ये रेड कार्ड एक है। जो सुना वही सच है, क्योंकि इस कार्ड के जरिए न सिर्फ निगाह रखी जाएगी बल्कि आपके बारे में पूरी जानकारी भी रखी जाएगी। जो रेड कार्ड जारी होगा वो बेवजह नहीं जारी होगा। इसके पीछे की कहानी थाने में दर्ज होते ही पुलिस आपका पीछा करेगी और फिर रेड कार्ड जारी कर चेतावनी देगी और छोड़ देगी। जो भी इस तरह से अनावश्यक रूप से ऐसी जगहों पे पाया जाएगा और उसको हम ये रेड कार्ड भर के देंगे, जिसमें उसकी सारी डिटेल लिखी जाएगी। और सेम डिटेल हम एक रजिस्टर सेट फॉर्मेट में बना रहे हैं, हर टीम के पास वो रजिस्टर होगा। इस चेतावनी के बाद भी अगर दोबारा किसी ने शिकायत की तो फिर समझ लीजिए कि आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने शोधों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। दिस रेड कार्ड इज जस्ट लाइक अ लास्ट वार्निंग कि अगर आप दोबारा इस तरह से कोई हरकत करते हुए पाए गए और कोई अगर कंप्लेनेंट हमें मिल गई तो आपके विरुद्ध आईपीसी की धाराओं में उसमें कार्रवाई होगी। रेड कार्ड में क्लियरली लिखा हुआ है कि किस किस तरह की चीजें अपराधों की श्रेणी में आती हैं। इस मुहिम की शुरुआत के साथ ही नोएडा पुलिस ने छात्राओं का भरोसा जीतने की कोशिश की। इस भरोसे पर छात्र और छात्राओं ने भी विश्वास जताया है। तो जब इधर आए पुलिस ऑफिसर आए, जब वो बोल रहे इतना सब कुछ वो हमारे लिए कर रहे, सो आई फील सिक्योर्ड। एक कार बार बार फॉलो की जा रही थी, तो अब जो पता चली है कि हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एनोनिमस रह के कर सकते हैं, तो इट विल बी ईजियर फॉर अस, क्योंकि वो लोग हमें टारगेट नहीं करेंगे और कंप्लेन भी हो गई और हमें सेफ फील हुआ। नोएडा पुलिस के मुहिम की महिला आयोग ने सराहना की है। ये भी हो सकता है कि इस मुहिम के बाद सुरक्षा पर लोगों का भरोसा और बढ़ जाए, लेकिन उन लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे जिनको बेवजह फंसाया जाएगा? इस बात का कौन विश्वास दिलाएगा कि हर शिकायत सही ही होगी, किसी को बेवजह रेड कार्ड नहीं जारी किया जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं। इन सवालों के बीच पुलिस को उन सभी का भरोसा जीतना होगा, उन सभी को विश्वास दिलाना होगा जो इस व्यवस्था की चपेट में आएंगे। कुणाल जायसवाल, न्यूज 18, नोएडा। खबर हाथरस से है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ टीम पर हुए नक्सली हमले में हाथरस जिले के रहने वाले सब इंस्पेक्टर मदनपाल सिंह शहीद हो गए। कल शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद जवान का अंतिम संस्कार हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं पूरे राजकीय सम्मान के साथ। नक्सली हमले में मदनपाल शहीद हुए थे, जो कि हाथरस जिले के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ था उनमें मदनपाल शहीद हुए थे। उधर बरेली जंक्शन पर पुलिस ने एक ट्रेन की तलाशी ली, जिसके बाद 125 बच्चों को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। दरअसल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मालदा टाउन आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में कुछ बच्चों को तस्करी करके ले जाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और सभी बच्चों को ट्रेन से उतारकर उनका वेरिफिकेशन किया। हालांकि पुलिस तस्करी की बात से साफ इनकार कर रही है। बताया गया है प्रथम दृष्टया ये कि मदरसे की छुट्टी थी और छुट्टी के बाद में ये बच्चे वापस जा रहे हैं और ऐसा ही लग रहा है। कहाँ से आ रहे हैं ये बच्चे, कहाँ से आ रहे हैं? ये बच्चे कुछ बिहार से हैं, भागलपुर से हैं, इस तरह से पीछे से आ रहे हैं ट्रेन से। पुरानी फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि अनाथ बच्चों को उनके रिश्तेदारों की ओर से पालन पोषण के नाम पर यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन आज हम आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि मेरठ की असल तस्वीर से रूबरू करा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तस्वीर ही कुछ ऐसी है जी हाँ, जो आपको विचलित कर सकती है। तस्वीर में एक बच्चे के हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाया जा रहा है, मानो उसने कोई बड़ा अपराध किया हो। बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, मगर इस हैवान का दिल नहीं पसीजा। कहते हैं कि माँ का दिल बहुत ही दयालु होता है, लेकिन यहाँ बैठी हुई एक महिला को भी बच्चा बचाने के लिए पुकारता रहा, लेकिन इस महिला ने उसको अनसुना कर दिया। उसके बाद बच्चे ने पीने के लिए पानी मांगा तो उसे पानी भी नहीं दिया गया, बल्कि ये हैवान गिलास में रखा पानी बच्चे को दिखाकर खुद ही पी गया। वहाँ खड़े किसी पड़ोसी ने ये जुल्म की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली और उसे वायरल कर दिया।
ऐसी भी बात सामने आ रही कि प्रॉपर्टी का विवाद है। ऐसी कोई बात अभी तक की तफ्तीश में सामने नहीं आई है। जो व्यक्ति इसके लिए कल्पेबल बताए जा रहे हैं उन्हें भी थाने पर लाया गया है। सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर स्थितियां यहाँ तक क्यों आई। इसमें भी जो सत्यता आएगी उसी आधार पर अगर ऐसा आता है, ब्रूटैलिटी का मामला आता है, तो उसमें आवश्यक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की। बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप की। तो आज भारत और इंग्लैंड के बीच में बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। विराट की सेना इंग्लैंड को अगर हराती है तो सीधे तौर पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेगी। वहीं इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला चुनौतियों भरा है और बड़ी चीज आप कह सकते हैं कि आज के मुकाबले में इंग्लैंड के लिए करो या मरो की स्थिति होगी, क्योंकि अगर इंग्लैंड यहां पर हारती है तो उसके लिए सेमीफाइनल की राहें मुश्किल हो जाएगी। और टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है और अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय रही है।